आज के समय में जैसे जैसे योजनाएं बढ़ रही हैं, एक मुद्दा सामने आता जा रहा है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का। दर्शक ये जानना चाहते हैं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होता क्या है। हमारे साथ हैं मिस्टर विवेक खन्ना। वे बताएंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। मिस्टर विवेक खन्ना, हाय। जी, बहुत धन्यवाद आपका। क्या आप हमें ये बता सकते हैं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होता क्या है? देखिए, जब किसी भी तरह के काम को किया जाता है या किसी भी तरह की परियोजना को क्रियान्वित किया जाता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस परियोजना में क्या हो रहा है, उससे होने वाले परिणाम क्या हैं, और क्या वो परिणाम उन्हीं दिशाओं में हैं जिन दिशाओं में उन्हें सोचा गया था या जैसा विचार किया गया था। अब अगर हम इन परिणामों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से देखें तो ये परिणाम कुछ इस तरह से नज़र आएंगे कि कुछ परिणाम आपको योजना के क्रियान्वित होते ही दिखाई देने शुरू कर पड़ेंगे। कुछ ऐसे परिणाम होंगे जो योजना के क्रियान्वित हो जाने के कुछ समय के बाद, जब वो चलने लगे, जब वो पूरी तरह से लागू हो जाए, उसके बाद नज़र आने शुरू होंगे। और कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जो कई बार उस योजना की समाप्ति या उस काम की समाप्ति या उस परियोजना की समाप्ति के बाद नज़र आते हैं। अब इन तीन तरह के परिणामों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन को भी और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मॉनिटरिंग हमें ये बताता है, या मॉनिटरिंग उस प्रक्रिया से के रूप में समझ सकते हैं आप, कि जो कि आपको ये जानने में सहायता करे कि जो परिणाम आपने उस परियोजना के क्रियान्वित होते ही परिभाषित किए थे या जिनको इंगित किया था या जो आपके मस्तिष्क में थे या जिन चीज़ों को आपने डॉक्यूमेंट किया था, क्या वो परिणाम तुरंत हो पाने वाले वो परिणाम नज़र आने शुरू हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इवैल्यूएशन उससे आगे की श्रृंखला का हिस्सा बनता है, जबकि आप सिस्टम जनरेटेड डेटा, इकट्ठा की जा रही अलग अलग तरह की जानकारियों और जिन लोगों के भले के लिए उस परियोजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उन लोगों से किए हुए कुछ इंटरव्यूज़ के माध्यम से, इस सारी इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप ये समझ सकें कि लंबे समय में आ सकने वाले जिन परिणामों को आपने अपनी परियोजना के क्रियान्वयन के समय डॉक्यूमेंट किया था या जिन्हें हम इंडिकेटर्स या सूचकांक का भी नाम देते हैं, वो क्या उसी हिसाब से आपके सामने अब प्रस्तुत होने शुरू हुए हैं जैसा कि आपने उस समय उन्हें परिभाषित किया था या उस समय परिलक्षित किया था। तो क्या इम्पैक्ट इवैल्यूएशन वही चीज़ है? देखिए, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, जैसा कि मैंने कहा कि अब इम्पैक्ट और इवैल्यूएशन, इन शब्दों के अर्थ को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है? जब परियोजना का क्रियान्वयन सोचा जा रहा था, उस समय कुछ एक या दो ऐसे सूचकांकों के बारे में सोचा जाता है जो कि सारी की सारी उस जनसंख्या को प्रभावित करेंगे और परियोजना के होने के कारण या उसके क्रियान्वित होने के कारण एक अच्छा असर उस जनसंख्या के ऊपर दिखाएंगे जिसके लिए आपने इस परियोजना के बारे में सोचा और जिन लोगों के लिए इस परियोजना का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, क्रियान्वयन किया गया है। अब बात आती है कि इम्पैक्ट क्या है। तो इम्पैक्ट ये वो एक या दो मुख्य सूचकांक हैं जो कि बड़े स्तर पे उन सारे लोगों को असर करेंगे। तो इम्पैक्ट हो गया ये। और इवैल्यूएशन क्या हुआ? आपने सांख्यिकी का इस्तेमाल करके, डेटा कलेक्शन के तकनीकों का इस्तेमाल करके, या अब मैं उसको साधारण तरीके से बोलूं तो आपने अपनी परियोजना को क्रियान्वित कर दिया। अब आपको पता है कि आप एक ऐसे समय पे या समय
एक ऐसे कगार पे खड़े हैं जहाँ पे कि आप ये देखना चाहेंगे कि उस परियोजना का प्रभाव क्या रहा, तो इम्पैक्ट जो हमने कहा। और उसको देखने का जो एक तरीका होता है वो ये होता है, अब इम्पैक्ट इवैल्यूएशंस कई तरह के होते हैं, बट उनकी गहराई में न जाते हुए साधारण तरीके से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये देखने का प्रयास आप करेंगे कि क्या रहा प्रभाव, और उसके लिए आप किसी तरह का एक प्रश्नावली बनाएंगे या कुछ तरीकों की कुछ प्रश्नावलियां बनाएंगे अलग अलग तरह के लोगों से जिनसे आपको बात करना है, सूचना इकट्ठा करनी है, जिसे कि हम डेटा के नाम से जानते हैं। आप उन लोगों से बात करके, अब इसमें सैम्पलिंग की टेक्निक्स का भी समावेश होता है, इसमें सांख्यिकी का भी समावेश होता है, इन सारी चीज़ों को जिनको हम डेटा साइंस के नाम से जानते हैं उसका एक बहुत मुख्य रूप से समावेश होता है। पर मेरी बात को जारी रखते हुए आपने उन सारे लोगों से बात की, वो सूचनाएं इकट्ठा की, जिनको कि आपने कुछ सूचनाएं या कुछ डेटा ऐसे होंगे जो कि मतलब नंबर्स के फॉर्म में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे कि स्टेटमेंट्स और टेक्स्ट के फॉर्म में भी उनको इकट्ठा किया जाएगा। अब अलग अलग सांख्यिकी की तकनीकों का और दूसरे इस तरह के एनालिटिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके आप उन सारे इकट्ठा किए गए डेटा से किसी तरह का एक तार्किक एक सार निकालने का प्रयास करते हैं, और उससे फिर आप ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ प्रभाव आपकी उस परियोजना या किए गए काम का। और इस पूरी प्रक्रिया को साधारण रूप से हम इम्पैक्ट इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। तो ये आप बता सकेंगे कि एक सज्जन, वो भी हिंदी मीडियम से, क्या मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में अपनी पूरी जिंदगी चला सकते हैं? क्या ये उनका एक करियर बन सकता है? इसका ग्रोथ पाथ क्या होगा? देखिए, भाषा अपनी विचार या अपने ज्ञान को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, पर अंग्रेजी का इस पूरे के पूरे कार्य में जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो शायद इसलिए भी आ जाता है कि कई बार किसी बहुत बड़ी परियोजना के एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम को जब आप सेटअप करते हैं तो आप ऐसे कई लोगों के साथ मिलकर के काम करते हैं जो या तो आपके प्रांतों से नहीं होंगे या हो सकता है आपके देश के बाहर के भी हों। ऐसे लोगों से चूंकि आपको रोज़मर्रा पे बहुत सारी बातें करनी है, वार्तालाप करने हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशंस करना है, एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। जब हम इम्पैक्ट इवैल्यूएशन डिज़ाइंस और एनालिसिस मेथोडोलॉजीज़ की बात करते हैं तो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है, और ये सारे वार्तालाप जो हैं वो किसी एक कॉमन भाषा में हो ये आवश्यक है। और शायद इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे काम कर रहे सारे लोगों को अंग्रेज़ी का थोड़ा ज्ञान आवश्यक हो जाता है, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इस कार्य से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने में रोक रहा हो। बात जब रह गई बात किताबों की या इस तरह की दूसरी ऐसी चीज़ों की या ज्ञान के दूसरे ऐसे स्रोतों की जिनका कि आपको इस्तेमाल करके इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, वो बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं, उनके अनुवादित स्वरूप भी उपलब्ध होते हैं। हम टेक्नोलॉजी को आज के समय में एक बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूटर मान सकते हैं कि जब आप किसी दूसरी भाषा का अनुवादित, मान लीजिए वेब या इंटरनेट पे मैंने किसी नॉर्थ यूरोपियन देश की किसी भाषा का एक ग्रंथ मुझे मिला जो भाषा मुझे नहीं आती है, ठीक है, और उस भाषा को मुझे अपनी भाषा में अनुवादित करना आवश्यक है, तो कई बार बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, या गूगल के माध्यम से भी हम ऐसी चीज़ों का अनुवाद कर सकते हैं। और आज के समय में तो देखिए हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी चीज़ों की बातें करते हैं, तो भाषाओं का आपस में एक दूसरे से एंगेज करना, अनुवादित हो पाना, पूरी तरह से किसी शब्द के या किसी कहीं लिखी हुई बात के शाब्दिक अर्थ का उसका क्या शाब्दिक अर्थ है, उसको पूरी तरह से अनुवादित हो पाना आज के समय में बहुत संभव है।
तो भाषा ज्ञान अर्जित करने में आपके लिए बाधक नहीं बनेगी। हाँ, जब आप अलग तरह के लोगों से, जैसा मैंने कहा, बात करेंगे, काम करेंगे, जब उनके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये लंबी प्रक्रियाएं होती हैं। एक इम्पैक्ट इवैल्यूएशन पे किए जा रहे काम की अवधि कम से कम 6 से 8 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल भी हो सकती है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि वो परियोजना किस तरह की है, या वो कितनी सम्यक है, कितने लंबे समय तक चलने वाली है, उसमें कितने ज़्यादा लोगों का समावेश है, किस तरह का पैसा खर्चा हो रहा है, उस परियोजना का स्वरूप क्या है, कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ निर्भर करती हैं। पर मतलब थोड़ी अंग्रेजी या एक और अंग्रेजी में देखिए, सबसे बड़ा हमको भाषा को यहाँ पे एक बहुत ही अनबायस तरीके से, हम यहाँ रिसर्च की बात कर रहे हैं और बायसेस जो हैं रिसर्च में बहुत एक गलत प्रभाव देते हैं, तो अनबायस तरीके से हमको भाषा को भी देखना पड़ेगा। और एक ऐसी कॉमन भाषा इसलिए अंग्रेजी जाना या जानना ज़रूरी है। और इसमें करियर का कैसा रहता है? देखिए, आज के समय में तो मतलब हम डेटा को एक बहुत बड़ा जो जिस एक चीज़ पे ये सारी व्यवस्था टिकी है, उसको तो आज के समय में सबसे वैल्यूएबल चीज़ माना जाने लगा है। और बहुत सारे ऐसे बड़े अनुभवी और विचारक लोगों ने इसके विषय में ये भी कहा है कि दिस इज़ द न्यू ऑयल, और दुनिया इसके महत्व को रिकॉग्नाइज कर रही है। तो इस काम में दिन पर दिन तो बढ़ोतरी ही आ रही है। पर अब चूंकि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर साइंस का, विभिन्न तरीके के टूल्स का इसमें समावेश बढ़ता चला जा रहा है, तो इम्पैक्ट इवैल्यूएशन की ये जो पूरी प्रक्रिया है, या जो ये पूरा काम है, या इंडस्ट्री अगर हम इसे बोलें, उसमें सिर्फ एक ही तरह के स्किल से काम चला पाना संभव नहीं रह गया है। जो भी व्यक्ति इसमें अपना जीविकोपार्जन करना चाहते हैं, उनको कई तरह की चीज़ों को समझना, पूरी तरह से ना जाने कोई बात नहीं, बट समझ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्हें सांख्यिकी की समझ होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक करूं तो 2-4 चीज़ें आ जाती हैं, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजीज़ की समझ होनी चाहिए, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स की ज़रूरत होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कई जगहों पे बहुत अलहदा हैं, बहुत अलग हैं एक दूसरे से, और उनका जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो मेथड्स, और जिस तरह से एकत्रित किए गए डेटा की एनालिसिस की जाती है, वो टूल्स, ये सब बहुत अलग हैं। और काफ़ी मतलब काम, बहुत सारे लोगों की मेहनत के बाद, और बहुत सारे नए टूल्स इस समय मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि रिसर्च इंडस्ट्री या मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिशनर्स इस्तेमाल करते हैं। तो उनके नाउ कमिंग टू दैट, इन टूल्स की समझ भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको अगर क्वांटिटेटिव डेटा एनालाइज करना है, तो जो एनालिटिकल या जो जिन तरह के टूल्स की आप इस्तेमाल करेंगे वो काफ़ी अलग होंगे। अब उसमें स्टाटा है, आर है, SPSS है। इनकी अंदर गहराई में जाएं तो आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि उसमें कोड्स लिखने पड़ते हैं। वो सिंटैक्सेस के नाम से जाने जाते हैं, बट वो कोड्स होते हैं बेसिकली, जो कि उस टूल को प्रदान किए हुए डेटा में क्या एनालिसिस करनी है, आप किस तरह के आउटपुट्स देख रहे हैं, कैसे टेबल्स जनरेट होने हैं, वो सब आप उन कोड्स या सिंटैक्सेस के माध्यम से उन टूल्स को बताते हैं, और वो आपको जो चीज़ें आपको चाहिए वो देते हैं। और उसके बाद आप सांख्यिकी की ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इंटरप्रेट करते हैं, उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशंस लिखते हैं, ताकि आप जो और लोग हैं जो उस प्रक्रिया से जुड़े, उन्हें ये बता सकें कि आखिर उस डेटा की भाषा के से निकल के क्या आ रहा है। ठीक है, जैसा कि मैं कह रहा था, आज के समय में टेक्नोलॉजी का बहुत समावेश है, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे सिमुलेशंस वगैरह भी रन होते हैं, जो कि डेटा एनालिसिस या सैम्पलिंग की टेक्निक्स को, जिनके बारे में हमने कुछ समय पहले बात की थी, उनको और कारगर और आसान, एफिशिएंट एंड सिंपल दोनों ही बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वालिटेटिव डेटा के एनालिसिस पे, तो उसके लिए काफ़ी अलग तरह के टूल्स और टेक्निक्स हैं, और कई बार इन दो तरह के डेटा को साथ में जोड़ करके भी, या इनसे निकली हुई इंसाइट्स को साथ में जोड़ करके भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। जो एक और क्या कहूँ मैं, एजुकेशन की जो एक और ब्रांच इस काम से बहुत
तेज़ी से और बहुत एक्टिवली जुड़ती चली जा रही है वो है कंप्यूटर साइंस। और वो इसलिए है क्योंकि इस पूरे के पूरे सिस्टम के पीछे जो एक मुख्य आधार है वो है कंप्यूटर साइंस। आप डेटा एनालिसिस की बात करें, इन टूल्स की बात करें, इनके पीछे काम कर रहे एल्गोरिदम्स की बात करें, या इनको किस तरह से बनाया जाता है, इनके इंटरफेसेस कैसे काम करते हैं उनकी बात करें, या ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और या मान लीजिए आपको एफिशिएंट मेथड्स का इस्तेमाल करके डेटा स्क्रैपिंग करनी है, या कहीं आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो कुछ एग्जिस्टिंग सोर्सेज से आपको बहुत सारे तरह का डेटा या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, तो उसके लिए जिस तरह के ज्ञान की ज़रूरत है वो कंप्यूटर साइंस या उसमें पढ़े हुए लोगों के पास होता है। बट ये इतनी बड़ी स्ट्रीम है कि इसमें बहुत सारे तरह के लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ये कहूँगा कि इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि वो सारे लोग जो बहुत कुछ देख समझ चुके हैं उनका इस व्यवस्था का हिस्सा बने रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उन यंग लोगों का जो कि अब आज के समय में नई पढ़ाई करके आ रहे हैं सामने। और बहुत सारी नई चीज़ें जो उन एक्सपीरियंस लोगों ने अपने समय में नहीं पढ़ी थी उनको आ करके हेल्प कर रहे हैं, बता पा रहे हैं या वो कर पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे डिग्री मतलब कई तरह की डिग्रियों से लोग इस चीज़ को टेकअप कर सकते हैं। बहुत तरह के लोगों का, जैसा कि मैंने कहा, इसमें समावेश संभव भी है और आवश्यक भी है। दोनों ही बातें हैं और दोनों ही बातें एक जैसी ही एप्लीकेबल हैं इस आपकी कही हुई इस बात में कि एक ऐसा, देखिए, हर व्यक्ति सारे तरह का ज्ञान लेकर के कोई काम करे ये शायद संभव नहीं है। तो इसलिए कई तरह के लोगों का इस काम से जुड़ना आवश्यक है और वो सारे लोग अपनी अपनी तरह का ज्ञान या अपनी अपनी तरह के स्किल्स को लेकर के आए और साथ जुड़ें और काम करें। ये उस काम की प्रक्रिया को और सुदृढ़ और ज़्यादा व्हाट शुड आई से एफिशिएंट बनाता है। तो स्टैटिस्टिक्स आपने कहा कंप्यूटर साइंस आपने नहीं कहा, पर शायद आपका मतलब पॉलिसी, जो जिसने पॉलिसी का काम पढ़ाई किया हो, या इकोनॉमिक्स हो क्योंकि गया। आज के समय में आपकी बात में माफ़ी चाहता हूँ, बीच में सिर्फ एक छोटी सी बात ये जोड़ूंगा कि पॉलिसी एनालिसिस जो एक विषय आज के समय में बहुत जोर पकड़ रहा है, ये समझ पाने के लिए कि सरकारें जो कर रही हैं वो क्या है और वो कितना इफेक्टिव है और उसमें किस तरह की तब्दीली की ज़रूरत है, या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, क्या अभी नहीं हो सकती बट आने वाले समय में शायद संभव हो सके, ये समझने के लिए। जी बिल्कुल, हाँ। फिर आपने कहा डेटा साइंस, आपने कहा मे बी मैथमेटिक्स आप मीन कर रहे थे, तो कई सारे क्वालिफिकेशन से इस ओर जाया जा सकता है। एंड मैं इसमें अर्थशास्त्र को जोड़ूंगा। मैं इसमें बिकॉज इकोनोमेट्रिक एनालिसिस भी एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है डेटा को अच्छे तरीके से समझ पाने की इस पूरी कवायद में। तो अर्थशास्त्र को मैं इसमें जोड़ूंगा। मैं कई दफ़ा ऐसा देखता हूँ कि वैसे ये जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनका बड़ा ही इसमें अच्छा समायोजन है आज के समय में, बिकॉज पब्लिक हेल्थ एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड, लोक स्वास्थ्य जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड विषय है। और जो व्यक्ति इसमें ज्ञान अच्छे से अर्जित कर चुका है वो उन बातों को उस गहराई से समझ सकता है। तो वो एक अच्छे रिसर्चर के होने के लिए ये भी एक रिक्वायरमेंट है आज के समय। तो ये तो डोमेन हो गया। सो लाइक पब्लिक हेल्थ, इट कुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर, कई तरह के डोमेन्स इसमें भी काम कर सकते हैं। और एज बिकॉज जैसा समझ में आ रहा है कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की कोई एकेडमिक डिग्री नहीं होती, ये ऑन थ्रू एक्सपीरियंस या ऑन द फील्ड ही सीखी जाती है। और ये सारी डिग्रियां एकेडमिक डिग्रीज है। अब जैसे आप देखिए, आपने अभी पॉलिसी की बात की थी, तो पब्लिक पॉलिसी से संबंधित जो पढ़ाइयाँ
हमारे देश में या और अन्य देशों की यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं वो इससे बहुत संबंधित हैं। मैं एक्चुअली सच बताऊं आपको तो ये बहुत सारे विषयों का निचोड़ है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन जो है, इसलिए इस पे टच बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स, एजुकेशनल सब्जेक्ट्स करते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल स्ट्रीम्स इसमें अपना एक रेलिवेंट रोल प्ले आप कीजिएगा रोल प्ले करते हैं। और पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब वो विषय हैं, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम इस काम में, अब टेक्नोलॉजी को हमें इस विषय में थैंक यू बोलना चाहिए। मैं टेक्नोलॉजी को एक बहुत जेनरिक शब्द के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज टेक्नोलॉजी के अर्थ बहुत सारे हैं और शायद ये वार्तालाप में उस विषय पे टच करने से ये जो हमारा वार्तालाप है वो बहुत ही एक अलग दिशा में चला जाएगा और थोड़ा और ज़्यादा गूढ़ हो जाएगा, इसलिए उस पर अभी बहुत टच नहीं कर रहा हूँ। बट टेक्नोलॉजी के समावेश से ये सारा का सारा जो काम है ये बहुत ही और ज़्यादा सम्यक होता चला जा रहा है और ज़्यादा इवॉल्व करता चला जा रहा है, मैं बोलूँगा। और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब और बहुत सारे ऐसे नए एजुकेशनल स्ट्रीम्स होंगे जिनसे पढ़े हुए लोगों या जिनमें क्वालिफाइड लोगों का या जिनमें और तरह के काम कर चुके लोगों का इस स्ट्रीम में समावेश और ज़्यादा होगा। मैं इसी स्ट्रीम से जुड़े एक अलहदा एक इंडस्ट्री के विषय में, इंडस्ट्री नहीं बोलूँगा उससे, कार्य के विषय में एक एज अ एग्जाम्पल उसके विषय में बोलता हूँ कि आज से 15 साल 20 साल पहले सोशल डेवलपमेंट सेक्टर जिसे हम कहते हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किए जा रहे काम की जो दुनिया थी उसमें बहुत अलग तरह के लोगों का योगदान होता था। आज आप देखिए कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स और बहुत सारे बैंकर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड सेल्स और मार्केटिंग का होगा शायद, और उसमें वो अच्छी खासे समय व्यतीत कर चुके हैं, वो सारे लोग भी आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस पूरे के पूरे काम को और ज़्यादा सुदृढ़ बना रहे हैं और नए आयाम जोड़ रहे हैं उससे। तो ये जो सिनारियो है अगर यहाँ है तो ये मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की दुनिया में भी आ रहा है और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा कंप्यूटर साइंस और इस तरह की स्पेसिफिक साइंटिफिक स्ट्रीम से जुड़े हुए लोगों का इस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के काम से जुड़ना। आपने एक वर्ड यूज़ किया, रिसर्च जी। क्या आप ये हमें बता सकते हैं कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में रिसर्च इंडस्ट्री में कैसा देखा जाता है और कंसल्टिंग इंडस्ट्री में इसको किस तरीके से पेश किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है? देखिए ये सवाल थोड़ा, मैं सच कहूँ थोड़ा पेचीदा है, और पेचीदा इसलिए है क्योंकि कंसल्टिंग या एडवाइजरी और रिसर्च इनको पूरी तरह से अलग कर पाना भी संभव नहीं है और ये एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े भी नहीं हैं। इनके स्वरूप थोड़े अलग हैं। देखिए कंसल्टिंग और रिसर्च में जो मुख्य अंतर है मेरे हिसाब से, और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स और थिंकर्स हैं जो इसको कई अलग तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं या करना चाहेंगे। कंसल्टिंग में इंपेरिकल डेटा या फ्रेश इकट्ठा किए हुए डेटा का समावेश होगा या नहीं ये ज़रूरी नहीं होता है। बट जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में अक्सर, और अक्सर मतलब काफ़ी बड़ी प्रोबेबिलिटी जोड़ रहा हूँ इससे, कि आप देखेंगे कि फ्रेश इकट्ठा किए हुए डेटा का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है या अनिवार्य हो जाता है। अब ये समझिए कि ऐसा क्यों है। रिसर्च में मुख्य रूप से जो काम किया जा रहा है वो काम एक रिजल्ट फ्रेमवर्क के अंतर्गत लिखे हुए, शुरू से ही, पहले से ही जब
किसी परियोजना, हम परियोजना का उदाहरण ले रहे थे तो परियोजना की ही बात करता हूँ, किसी परियोजना के प्रभावों से संबंधित सूचकांकों का विवरण है और उसे हम रिजल्ट फ्रेमवर्क की संज्ञा देते हैं या परिभाषा देते हैं। अब उस रिजल्ट फ्रेमवर्क में अलग अलग स्तर के, जिस तरह के सूचकांकों की हमने शुरू में बात की थी, कुछ जो तुरंत दिखने शुरू हो जाते हैं और कुछ जो कुछ समय के बाद या कई बार परियोजना खत्म होने के बाद दिखने शुरू होते हैं, उससे संबंधित अगर कुछ कहना है तो वो उस परियोजना के शुरू होने के बाद हुई परिवर्तन के विषय में ही बात करेगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको उन खास लोगों जिनके साथ उस परियोजना को क्रियान्वित किया गया, या उन लोगों जिनके माध्यम से उस परियोजना को क्रियान्वित किया गया, या बीच के कुछ ऐसे लोग जिनका न क्रियान्वयन में कोई योगदान था, एक्टिव योगदान था, न उस परियोजना के जो प्रभाव थे उनको प्राप्त कर पाने में कोई योगदान था, बट इन दोनों तरह के लोगों से उनके संबंध इतने गूढ़ थे, इतने अच्छे थे, इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे, वो अच्छे नहीं, कि उनसे भी कुछ विषयों पे डेटा या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना ज़रूरी था। ऐसे सारे लोगों से आप वो इन्फॉर्मेशन वहाँ लेते हैं। दूसरा एक अंतर और आप देखेंगे अक्सर कि कंसल्टिंग में हम जिस तरह के फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं और रिसर्च में जिस तरह के फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं, उसमें भी अंतर आएगा। जैसे रिसर्च में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत कॉमन शब्द है थ्योरी ऑफ चेंज, या क्या श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्या इनपुट्स होंगे, क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या आउटपुट्स होंगे, क्या आउटकम्स होंगे और क्या इम्पैक्ट्स होंगे, और क्या उनसे भी शायद बड़े कुछ लार्जर जो गोल हो सकते हैं उस परियोजना या उसकी किए जा रहे काम की, वो क्या होंगे। ये एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कुछ रिसर्चर्स सोचकर, बहुत समझकर, अपने एक्सपीरियंसेस का और ऐसे दूसरे किए गए कामों का से प्राप्त ज्ञान का इस्तेमाल करके वो उसको बनाने की कोशिश करते हैं। बट कंसल्टिंग में ये फ्रेमवर्क्स इस तरह के अक्सर नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और है कि अक्सर आप देखेंगे कि रिसर्च कुछ खास विषयों को मद्देनज़र रख के ही किया जाता है, तो जो स्कोप होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस्ड होता है रिसर्च का। बट कंसल्टिंग में स्कोप बहुत ब्रॉड होता है, और ये कहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कंसल्टिंग में जो लोग कंसल्टिंग कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको क्या समझना है, क्या जानना है, क्या देखना है, क्या बताना है और किन चीज़ों पे काम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्हें भी ये पता होता है, बट उनका स्कोप थोड़ा सा ज़्यादा, उनका दायरा ज़रा ज़्यादा विस्तृत होता है। तो ये एक और अंतर आपको देखने में मिलेगा। और अक्सर जो लोग कंसल्टिंग से जुड़े होते हैं उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोग्राम मैनेजमेंट का ज्ञान ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो कई बार बहुत सम्यक रूप से चीज़ों को देख रहे हैं। और जो रिसर्चर्स होते हैं, जिस तरह की टेक्निक्स, मेथडोलॉजीज और टूल्स की हम बात कर चुके हैं कुछ समय पहले, उनको उन चीज़ों का ज्ञान ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उन विषयों का या उन टूल्स का इस्तेमाल करके वो बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को जो वो उनसे जानना चाहते हैं। Okay. So there is a lot of difference. एक डिफरेंस है दोनों इंडस्ट्रीज में, इसीलिए अप्रोच भी अलग होनी चाहिए एक्सपीरियंस गेन करते वक्त। जी, ये जो डिफरेंस है ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में सेम होगा। आई मीन इंडिया में कुछ अलग तो नहीं हो रहा होगा, अफ्रीका में, यूरोप में, हर जगह सिमिलर अप्रोच ही होता होगा। अप्रोच सिमिलर हो सकता है, बट उनके स्तर अलग हो सकते हैं। अब इंडिया, अगर आप एज एन इकोनॉमी उसे देखें, क्योंकि यहाँ इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल इसलिए करूँगा क्योंकि कोई देश किस जगह खड़ा है, उसकी आंतरिक व्यवस्था क्या है, लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, परियोजनाएं किस तरह की होनी चाहिए, उनमें उस इकोनॉमी के स्तर का बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो और ये कोई कंपैरेटिव ड्रॉ करने की कोशिश नहीं है मेरी। मैं एक बहुत साधारण रूप से सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई एक देश किसी एक पॉइंट पे हो सकता है खड़ा हो, और किसी भी तरह के सूचकांक का इस्तेमाल करके कोई कंपैरेटिव, जैसा मैं कहा मैंने, ड्रॉ नहीं करूँगा यहाँ पे। और कोई दूसरा देश जहाँ पे कि
हम काम कर रहे हैं वहाँ वो परिस्थितियाँ बहुत अलग अलग हो सकता है उससे बहुत अच्छी हों पहले देश से, या उससे ख़राब हो, या बहुत ज़्यादा ख़राब हो। ये इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, और उसके आधार पे कंसल्टिंग की रिक्वायरमेंट और देयरफॉर रिसर्च की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग हो जाती है। और यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार आप देखेंगे कि कंसल्टिंग एक ओवरआर्चिंग पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है, और रिसर्च उस कंसल्टिंग के कुछ खास सवालों के जवाब को प्राप्त करने के लिए रिसर्च या रिसर्च मेथडोलॉजीज या रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल, या रिसर्चर्स या प्रैक्टिशनर्स का इस्तेमाल या उनका समावेश किया जा रहा है कुछ खास चीज़ों के लिए। अब सपोज कीजिए कि एक देश है जो एक ऐसी परियोजना को अंजाम देना चाहता है, किसी बहुत बड़े पैसे का इस्तेमाल करके एक ऐसी परियोजना का अंजाम देना चाहता है जो आने वाले 15 सालों में उसकी पानी की समस्या को समाप्त कर दें, और वो देश पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। पानी का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि पानी एक ऐसा विषय है जो हम सबको काफ़ी एक दूसरे से जोड़ता भी है, और जीवित रहने के लिए सबसे ज़रूरी अगर कोई एलिमेंट है पृथ्वी पे तो वो पानी है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे एक सरकार या सरकार के कुछ ऐसे विभाग हैं जो इस काम से संबंधित हैं, उस देश की सरकार के, और वो उस परियोजना को अंजाम देना चाहते हैं, तो वो किसी भी जगह से तो काम शुरू नहीं कर सकते। उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या पहले किया जाए, और उसके बाद स्टेप वाइज या श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्या और चीज़ें की जाए, ताकि 15 साल में जो सोचा जा रहा है, जिस चीज़ को एनविसाज किया जा रहा है, वो संभव हो सके। अब इसमें बहुत तरह के लोगों का समावेश होगा। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स का समावेश होगा जो सिर्फ जल की व्यवस्था के विषय में जानते होंगे। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स का समावेश होगा जो जल के प्रवाह से संबंधित मैकेनिक्स या फिजिक्स को समझते होंगे। कुछ ऐसे लोगों का समावेश होगा जो वाटर के कंस्टिट्यूएंट्स को या उससे संबंधित विषयों को बहुत अच्छे से जानते होंगे। कुछ ऐसे लोगों का समावेश होगा जो सप्लाई या ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजीज को बहुत अच्छे से समझते होंगे। कुछ ऐसे लोगों का समावेश होगा जो उसकी क्वालिटी, प्योरिटी, मेंटेनेंस, इन विषयों पे बहुत काम कर चुके होंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों का समावेश भी होगा जो समय समय पे ये बता सकें कि अभी जो किया वो सही है या नहीं, और उसके लिए इकट्ठा करके डेटा दे सकें, उसके लिए इकट्ठा करके वो जानकारी प्रोवाइड कर सकें। और इसलिए मैंने कहा कि कई बार आप ऐसा देखेंगे कि कंसल्टिंग एक ओवरआर्चिंग स्वरूप लेके आता है, और रिसर्च या रिसर्चर्स या प्रैक्टिशनर्स उसमें स्पेसिफिक चीज़ों में अपना रोल प्ले करते हैं। और आपने इसको भी बताया कि अलग अलग डोमेन्स होती हैं, जैसे आपने वाटर कहा, पहले आपने पब्लिक हेल्थ कहा था। तो आप ज़रूर हमें एक लिस्ट बना के दें, और हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे कि वो कौन से ऐसी डोमेन्स हैं जो कि प्रथम है इस मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन के कार्य में, और उस डोमेन का अगर नॉलेज भी हो जो मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वो आसानी से फिर उस काम को कर सके। ये आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ी है, क्योंकि यहाँ 2-3 बातें निकल के आती हैं। पहली डोमेन्स का आपने नाम लिया, और डोमेन्स के इम्पोर्टेंस की बात की आपने, और ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट डोमेन्स हैं। देखिए, डोमेन्स अपना इम्पोर्टेंस समय के साथ बनाते या कम करते रहते हैं। जैसे हम वो सारे लोग जो रिसर्च इंडस्ट्री या कंसल्टिंग इंडस्ट्री या प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो ये सारे स्वरूप हैं, इस पूरे काम से जुड़े विभिन्न हिस्से हैं, उससे जुड़े रहे होंगे, उनको ये ज़रूर भान होगा कि एक समय था जब पूरे विश्व में HIV एड्स जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। Exactly. हमने समय के साथ उस एक समस्या पे काबू पाया है, हम उस पर काम कर रहे हैं, बट अब उस स्तर का काम नहीं कर रहे हैं जो आज से 15 साल पहले होता था। वो काम का स्वरूप बहुत बदल गया है। उतने सारे लोग शायद आज उस काम से जुड़े नहीं हैं, या वो सारे लोग जो उस समय उस काम से जुड़े थे वो आज नहीं जुड़े, आज कुछ और तरह के लोग आ गए हैं। हो सकता है आज रिसर्च एज इन क्लिनिकल रिसर्च ओरिएंटेड और ज़्यादा काम हो रहा हो। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के आगे क्या हो सकता है, या इस तरह के और दूसरे सवाल, ठीक है, या उसका और सम्यक स्वरूप क्या हो सकता है। कोई एक और ऐसी अच्छी
एक दवा आ सकती है क्या, मैं बहुत साधारण तरीके से कहूँगा इस चीज़ को, एक ऐसी दवा आ सकती है क्या जो कि HIV को वाकई समाप्त कर दे, हो ही ना, ठीक है, और हम उस दिशा में शायद कहीं अग्रसरित हैं, तो वो स्वरूप बदल गया। वो डोमेन जो बहुत इम्पोर्टेंट होता था, उस डोमेन का स्वरूप भी बदल गया, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बदल गई, ठीक है। ऐसा ही हुआ हेल्थ, क्योंकि हेल्थ में बहुत सारे और सब डोमेन्स हैं। हेल्थ में मैटरनल हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये सब एक दूसरे से जुड़े विषय हैं, कहीं रेपिटेटिव भी बातें कह रहा हूँ मैं, या फिर न्यूट्रिशन है, ठीक है, या फिर एडोलेसेंट हेल्थ है, क्योंकि जीवन के अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग चरणों में इंसान की अलग अलग तरह की स्वास्थ्य की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या स्वास्थ्य संबंधी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, और उनको पूरा कर पाने के लिए ऐसे लोग जो स्वयं नहीं कर सकते तो परियोजनाएं आती हैं, तो इसलिए इनको अलग अलग स्वरूपों से देखा जाता है। तो इस बात पे वापस आते हुए मैं कहूँगा, आज के समय में आपने बहुत सुना होगा स्किलिंग पे बहुत काम होता है, क्योंकि जो युवा हैं, जो भारत में 15 से 24 साल या 29 साल कहिए, उस एज ग्रुप के जो लोग हैं, और विश्व में अलग अलग जगहों, क्योंकि युवा की जो परिभाषा है एज इन जिस एज ब्रैकेट की हम बात करते हैं, वो अलग अलग देशों में कई बार थोड़ी सी अलग हो जाती है, कि जहाँ वो कल्मिनेट कर रही है वो किसी देश में अलग होगी, भारत में अलग होगी, भारत के आसपास किसी समीप किसी देश में अलग होगी, इस तरह से वो सरकारें निर्धारित करती हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी एक बहुत मानक संस्था है जो इस पे काफ़ी काम करती है। तो आज के समय में युवाओं को कौशल या उनके कौशल को विकसित या उनके कौशल को विकसित कैसे किया जाए, इस पे बहुत काम चल रहा है। ये एजुकेशन का एक सब डोमेन है। एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, उसमें प्राइमरी एजुकेशन में किए जा रहे कामों का स्वरूप अलग है, सेकेंडरी एजुकेशन में किए जा रहे कामों का स्वरूप अलग है, सेकेंडरी के पश्चात जो और रिक्वायरमेंट्स हैं एजुकेशन के, जो और स्तर होते हैं, चाहे वो कॉलेज लेवल की एजुकेशन हो, चाहे वो उससे आगे की प्रोफेशनल एजुकेशन हो, उस पे किए जा रहे कामों का स्वरूप अलग है। और फिर और दूसरे डोमेन्स जो आज के समय में इम्पोर्टेंस रख रहे हैं, देखिए हमने पानी की बात की थी, और पानी से संबंधित, पानी जिस विषय से ज़्यादा संबंधित है वो है क्लाइमेट। देर इज I should say no climate, nothing that we can do about climate unless and until we do some very affirmative and very structured action on the water itself, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और भी विषय हैं इसमें। तो अब क्लाइमेट में आप देखिए, ये सब एक मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब क्लाइमेट में मैं जोड़ूं तो क्लाइमेट में आज के समय में जस्ट ट्रांजिशंस की बात हो रही है। जस्ट ट्रांजिशंस क्या है, साधारण तरीके से समझा जाए तो वो एक ऐसा विषय है कि मान लीजिए एक व्यक्ति किसी ऐसे काम में कार्यरत है अभी, जो आने वाले समय में हो सकता है क्लाइमेट को प्रभावित करने के कारण हो सकता है उसका स्वरूप बदल जाए, वो बंद हो जाए, या वो वैसा काम हो ही ना। तो वो व्यक्ति जिसने सारी जिंदगी, सारे जीवन, अभी तक का अपना जीविकोपार्जन उस काम से किया है, वो और क्या कर सकता है? क्या कुछ ऐसा है? तो क्या उसमें उसे किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है? अब ये विषय, या ये अगर मैं बातें कह रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ रिसर्च की आवश्यकता भी है, यहाँ कंसल्टिंग की भी ज़रूरत है, यहाँ एडवाइजरी का भी बड़ा सारा समावेश है, क्योंकि लोग जो हैं वो उस पर भी बहुत सारे उससे संबंधित विषयों को भी समझना चाहेंगे, है ना। तो ये कुछ इस तरह। तो इससे एक बात निकल के आ रही है कि एक डोमेन एक्सपर्ट होता है और एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक्सपर्ट होता है। जी बिल्कुल। तो डोमेन एक्सपर्ट भी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो आपका क्या मानना है कि जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अलग सेक्टर्स में करते हैं, क्या वो एक डोमेन एक्सपर्ट को, और जिन्होंने किसी डोमेन में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन किया है, व्हाट आर द एडवांटेजेस? अगर आपने कई सेक्टर्स को मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन किया है, या आपने एक ही डोमेन में आप करते हैं? क्योंकि मैंने उस दिन किसी एक मीटिंग में बात हो रही थी, तो जो फॉरेस्ट्री ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में वाइल डूइंग प्रोग्राम मैनेजमेंट, उन्होंने मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का काम भी किया है।
तो फॉरेस्ट एक बहुत ही गुड खास विषय है। एक सब्जेक्ट है जो यूनिक है, उसके अपने पैटर्न्स है, उसका अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो क्या एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक्सपर्ट जो वो पब्लिक हेल्थ में भी कर सकता है, वो फॉरेस्ट्री में कर सकता है, वाटर में भी कर सकता है, क्लाइमेट चेंज, कैन ही और शी डू इट फॉर ऑल सेक्टर्स? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं इस बात को थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे जिस व्यक्ति विशेष की हम बात कर रहे हैं, ये उसकी क्षमता का विषय है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत सारे ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं बहुत छोटे से समय में, और उनके लिए ये सब कुछ करना और जानना, समझना और बहुत अच्छा कर पाना संभव है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी एक ही तरह के काम को बहुत अच्छा कर पाते हैं, लेकिन उससे संबंधित या असंबंधित कोई और दूसरा काम उन्हें समझ नहीं आता है। तो मुख्य विषय यहाँ आपके सवाल का जवाब देते समय ये नहीं है कि लोग कर सकते हैं कि नहीं, क्या लोग करना चाहेंगे, मैं इसको ऐसे देखूंगा। और जैसा मैंने कहा कि ये ज़रूरत पे आधारित एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। तो मान लीजिए आपने जैसे अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का उदाहरण दिया, जिनसे आप कुछ समय पहले शायद मिली, और उसमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति भी थे जिनको फॉरेस्ट्री भी आती है, समझ आती है, उससे संबंधित और विषयों को भी वो जानते हैं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट भी, या सॉयल या उससे संबंधित सारी चीज़ें, वाइल्ड लाइफ भी उन्हें समझ में आती है, प्लस वो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के मॉनिटरिंग को भी समझते हैं, इवैल्यूएशन को भी समझते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स को भी समझते हैं, उनकी टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज को भी समझते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हर तरह का काम कर सकते हैं, वो हरफन मौला हो गए। तो कोई ऐसा बनना चाहे तो वो अपने प्रयासों से बन सकता है, बट इसमें प्रयास मुख्य विषय है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अपनी बात करूं कि मैंने 19 साल से ज़्यादा की अपनी ज़िंदगी जो है इस काम को दी है, तो उसमें मैंने जो काम किया वो अलग अलग डोमेन्स पे किया, और इसलिए उससे फ़ायदा ये हुआ मुझे, जो मुझे लगता है कि मुझे वो डोमेन्स भी समझ में आते हैं, और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एज अ मेथड और एज अ प्रैक्टिस मैं उसके विषय में भी जानता हूँ। बट अगर मैंने किसी एक ही डोमेन पे 19 साल या 20 साल या इससे ज़्यादा समय काम किया होता, तो शायद और डोमेन्स के रिक्वायरमेंट्स या उनकी लैंग्वेज को समझ पाने की क्षमता मेरी नहीं होती। और ये ज्ञान जरूरी इसलिए है कि अगर आप किसी डोमेन या मिक्स्ड 2-4 डोमेन्स के मिश्रित एक स्वरूप में किसी परियोजना को मॉनिटर और इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उसमें क्या रेलिवेंट इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स आपको किस स्तर पे असेस करने होंगे, ये ज्ञान यहाँ काम आता है। डोमेन नॉलेज वहाँ काम आती है। तो जितना ज़्यादा आप अलग अलग डोमेन्स पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा आप उन डोमेन्स को भी समझ पाएंगे। बट यहाँ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए किसी एक डोमेन पे आपने आज से 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले काम किया था, और फिर सडनली आपके सामने उस डोमेन से संबंधित कोई और परियोजना आ जाती है, तो मेरा सुझाव ये होगा कि पहले, अगर इस काम को आपको दिया ही जा रहा है, तो पहले अपने ज्ञान को रिफ्रेश कीजिए। क्योंकि 8 साल पहले उस डोमेन में चल रही परियोजनाओं और उससे संबंधित सूचकांक और उससे संबंधित काम अलग स्वरूप के थे, और आज हो सकता है उनका स्वरूप पूरी तरह से बदल गया हो। तो अपडेट होते रहना, खुद के ज्ञान को रिफ्रेश करते रहना और ज़्यादा चीज़ों को जानते रहना, ये सारे प्रयास एक अच्छे रिसर्चर, एक अच्छे एडवाइज़र, एक अच्छे कंसल्टेंट को करते रहने चाहिए, ताकि वो उन चीज़ों से जुड़ा रहे जो आज के समय में वर्तमान में उसके आसपास की दुनिया का हिस्सा है और उसके काम से संबंधित है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे ये काम को, इस काम के पैशन को जिन लोगों में है और जिन्होंने इस काम को सीखा है, वो इस काम को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ के करते रहे, या फिर फ्रीलांस और फ्रीलांसिंग में ये करने से इस काम की स्पेशलाइजेशन का और महत्व होगा, या फिर उसमें और बढ़ोतरी होगी? क्योंकि होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर बार ऐसा काम ना आए, तो शायद
दूसरे चीज़ों में वो बट जाए। उन्हें ऐसे तो आप एक्सपीरियंसेस प्राप्त ना हो सके। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिकॉज दैट गिव्स यू अ सिक्योरिटी, बट व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर जी देन यू आर यू यू मे हैव टू मार्केट योर सेल्फ, और फिर उसमें ये होता है कि बट देन फिर आपकी जो पकड़ होगी उस सब्जेक्ट पे वो बहुत अच्छी होगी। वो बहुत अच्छी होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपके सवाल में कई सारे सब क्वेश्चन हैं, तो मैं एक एक करके उनका जवाब दूंगा। पहला, कि जब कोई काम शुरू करे, मतलब इस विषय पे काम करना शुरू करे, और मैं यहाँ अब इस विषय में मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन पे ही आधारित होकर के बात करूँगा, शुरू करे तो उसे किसी एक या दो डोमेन से संबंध रखते हुए उसमें अलग अलग तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट्स को करना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से वो उस समय जो सीखना चाह रहा है व्यक्ति, या जिस ज्ञान को और ज़्यादा क्या कहते हैं, और ज़्यादा अच्छा करना चाह रहा है अपने उस ज्ञान को, वो डोमेन की नॉलेज नहीं है। वो उसे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स और मेथड्स और मेथडोलॉजीज को समझने की कोशिश करें, जिसे हम एमएनई थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स के रूप में जानते हैं। वो क्या है, उनका असली दुनिया में क्या इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, किस तरह की परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, ऐसी परिस्थितियों में उसे क्या करना चाहिए, एज अ प्रैक्टिशनर कब क्या निर्णय लेना चाहिए। मान लीजिए किसी खास तरह का डेटा चाहिए जो नहीं मिल रहा है, तो क्या किसी और तरीके से उस डेटा को इकट्ठा किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों से सीधे नहीं पूछ सकते, पर आपको डेटा उस पर चाहिए, तो क्या आप उन सवालों को लेटेंट वेरिएबल मानते हुए उनसे जुड़े कुछ ऐसे सवाल बना करके लोगों से पूछेंगे, ताकि उनको जोड़ करके, उन सवालों के जवाबों को जोड़ करके आपको वो लेटेंट वेरिएबल का रिस्पांस मिल जाए जिसे आप सीधे किसी से पूछ नहीं सकते थे। और ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो वो व्यक्ति उस समय वो सीख रहा है, और मुख्य रूप से उसे वही सीखना चाहिए, क्योंकि उसे डोमेन एक्सपर्ट बनना है कि नहीं बनना है ये उस समय तय नहीं होता, बट उसे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोफेशनल, प्रैक्टिशनर और फिर एक्सपर्ट बनने की श्रृंखला में वो शामिल हो चुका है, ये उसे पता है, ठीक है, या हो चुकी हैं, ये उन्हें पता है। रह गई बात अलग अलग डोमेन्स की एक्सपर्टीज़ की, तो डोमेन एक्सपर्टीज़ आपको समय के हिसाब से मिलती है, और शुरू में जब आपके पास ज्ञान का अभाव है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किताबों से अर्जित ज्ञान नहीं जानते, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, बट उस ज्ञान का, एक्सपीरियंस का रियल वर्ल्ड में किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या समावेश होना चाहिए, और जैसा मैंने कहा कैसी परिस्थितियाँ उन्होंने कैसे संभालना है, जब आपको ये नहीं पता है, तो ऐसे परिस्थिति में बेहतर होगा कि आप एक संस्था से जुड़ करके काम शुरू करें, क्योंकि संस्थाएं आपको खड़े रहने का संबल भी प्रदान करती हैं और उन संस्थाओं में अलग अलग स्तर के लोग होते हैं, एक बहुत बड़ी टीम होती है, आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक्सपर्ट्स हों, बट कुछ ऐसे हों जो 4 तरह के डोमेन्स पे काम कर चुके हों। अगली बार आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो किसी 4 अलग तरह के डोमेन्स पे काम कर चुका है, या जिसका ज्ञान पहले व्यक्ति से बहुत अलग है, तो उनके साथ काम करके, उनसे वो गाइडेंस प्राप्त करके आपको वो चीज़ें सीखने का भी अवसर प्राप्त होगा, ठीक है। और वो व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा, आपका ज्ञान भी उतना ही जल्दी अग्रसरित होगा। तो संस्थाओं के साथ जुड़ करके काम करना इसलिए आवश्यक होता है, और मेरा यही सुझाव है कि पहले संस्थाओं के साथ काम करें, क्योंकि संस्थाएं अपने आप में एक बहुत बड़ा पूल है, and not just in terms of human resource, as I said, also in terms of the kind of work, the body of work that they have. एक संस्था हो सकता है कई तरह के प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंट, मतलब रिसर्च या इवैल्यूएशन कर रही हो, आप भी उस संस्था का हिस्सा हैं, तो उनमें से कुछ प्रोजेक्ट से जुड़ पाने का सौभाग्य आपको भी प्राप्त होगा, और इसलिए आपका एक्सपीरियंस जो है वो कई बार एक समय में हो सकता है आप 4 तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट से या उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट से जुड़ें, तो इसलिए आपका ज्ञान जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, जैसा मैंने कुछ समय पहले कहा, और इसलिए संस्थाओं से जुड़ना ठीक है। कुछ समय के बाद देखिए, ये खुद की अपनी ताकत पे निर्भर करता है, मैं साफ बोलूँगा, और ताकत मन की भी है
और दिमाग की भी है। दिमाग की इसलिए क्योंकि आपका ज्ञान यहाँ विराजमान है, आपने जो सीखा देखा कितनी अच्छे तरीके से समझा नहीं समझा, इसका एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। आप अकेले खड़े हो जाएं और कुछ लोगों को ये बताएं कि आप अकेले खड़े हैं लेकिन इस काम को कर सकते हैं उनके लिए, और फिर देखिए उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो आपके पास उस काम को लेकर के आते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ उसे कीजिए और फिर देखिए आपका जीवन किस तरफ बढ़ता है। मेरा ऐसा मानना है, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से, कि अगर आप पूरी ईमानदारी से उस काम को करते हैं तो वो सारे तो नहीं बट उनमें से कुछ चंद लोग ऐसे होंगे जो आपकी उस काम की क्वालिटी को रियलाइज भी कर पाएंगे और उसको इंटरनलाइज भी करेंगे, और फिर हो सकता है उससे आगे आने वाले समय में आपको और काम भी मिले। फिर आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपको, और साथ ही साथ हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिनके कुछ बहुत अलग तरह के विचार हों और वो कुछ और दूसरा या अलग तरह का करने का विचार कर रहे हो अपनी उस संस्था में जहाँ से कि आप जुड़े हैं, और हो सकता है वो आपसे कहें कि आप आएँ और उनके साथ जुड़ें और एक फॉर्मल अरेंजमेंट के अंतर्गत, जिससे कि आप छोड़ करके फ्रीलांसर बने थे या फ्रीलांस एक्सपर्ट बने थे, आप वापस उनके साथ उस तरह से काम करें। तो इस तरह के कई परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, पर जैसा मैंने कहा पहले अपने आप को तैयार कीजिए, और तैयार करने के लिए सहायता की आवश्यकता लगती है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये बहुत पुरानी कहावत है और इससे डिसहार्टन होने की भी ज़रूरत नहीं है, बट ये भार फोड़ने के लिए चने को अपने आप को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, और वो मजबूती समय के साथ ही आएगी। हीरे की भी घिसाई नहीं होती तो वो निखर के नहीं आता, तो ये तय बात है। थैंक यू सो मच।